Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, Diksha. Good evening, Sanjana. Good evening, Nandita. Good evening, Uttishna. Good evening, Kanishka. Good evening, Shivani. Good evening, Divya. रितु, आप अपना प्लीज एक बार पूरा नाम बता दो, क्योंकि दो रितु है ना। अच्छा, रितु टमटा, ठीक है। आप रेगुलर आ रहे हो ना रितु? ठीक है। चलो फिर, ठीक है। तो अब जिसका जो भी डाउट है प्लीज पूछ लो। सर, जो सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा वाला क्वेश्चन था, प्लीज बता दोगे मेरे को? सर, 4.8 इंटू 10⁻⁴। एक मिनट। 4.8 इंटू 4.8 के बाद 000 है, उसके बाद है 10⁻⁴। अच्छा, ठीक है। 4.8 000 इंटू 10⁻⁴। यस सर। हाँ, फिर क्या था? इसमें सिग्निफिकेंट इतना ही फिगर। था सर, सिग्निफिकेंट फिगर। जी। ठीक है। ठीक है, तो देखो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स थे,
और फिर इसके आंसर में डाउट था क्या? यस सर, मतलब आंसर 5 आ रहा था। मेरे को बस इतना नहीं समझ आया कि इसमें 10⁴ जो है हम्म उसमें क्या कंसीडर करूँ, मतलब नहीं, सिग्निफिकेंट कंसीडर करूँ या ये पावर को हम कंसीडर नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर में बस हम ये जो नंबर वाला पार्ट होता है ना, बस हम इसको कंसीडर करते हैं। ओके सर, फिर क्लियर है। तो डेसिमल के बाद आपको पता ही है, अगर जीरोस हैं मतलब तो उन्हें काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अगर हम इस 10⁴ को ओपन कर देते हैं, सपोज मान लो ये हो जाता है 48,000। 10⁴ मैंने हटा दिया, मैंने डेसिमल की जगह 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10,000 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 2 हो जाएगी। ठीक है। ओके सर। हाँ, और बताओ। सर लास्ट टेस्ट में अभी लास्ट वाला एक क्वेश्चन था। लास्ट वाला जो अभी टेस्ट हुआ था उसमें उसमें एक इक्वेशन दी थी x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, हाँ और c की वैल्यू पूछी थी, और क्वेश्चन में दिया था कि x जो है वो मीटर में है और t हमें सेकंड्स में दिया है। हाँ तो सर इसमें मुझे ये डाउट है कि जब हमें इस पूरी इक्वेशन में, तो हम t की वैल्यू सिर्फ c वाले के लिए रखेंगे, मतलब x को कंपेयर सिर्फ c से करना है, सी टी स्क्वायर से। देखो मैं बताता हूँ, ये इसीलिए दिया था मैंने। देखो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि कभी भी दो अगर क्वांटिटीज के बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों की यूनिट जो है वो सेम होगी। जैसे सपोज मैं लिखता हूँ, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करते हो तो मतलब वो सेम आना चाहिए। ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, जहां पे आपसे ये बोला गया था कि x जो है वो मीटर में है, ये जो है आपका मीटर में है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दी हुई है, और टी आपको दिया था यहाँ पर सेकंड में। ठीक है। तो अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कभी भी दो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज अगर इक्वल हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनके दोनों साइड में जो यूनिट्स होंगी वो सेम होंगी। ठीक है। अब सेम होने का मतलब ये है कि अगर ये एक्स मीटर में है, तो अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मतलब सेम क्वांटिटीज ही हो सकती है। मतलब ये है कि जैसे आप रुपीस को ऐड कर रहे हो, तो आपने 5 रुपीज, 7 रुपीज, 8 रुपीज इस तरीके से ऐड किया, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर रुपीस में ही आंसर मिलेगा। ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने ये लिखा कि 25 रुपीज है मेरे पास, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मतलब सपोज मेरे पास 3 क्वांटिटीज थी, उनको मिला के मेरे पास 25 रुपए आए थे। तो सपोज एक हो गया 5 और एक हो गया मान लो मेरे पास 10 और एक दूसरा भी यहाँ पर 10 होगा। तो ये जो 10, 10 और 5 है, ये भी आपके रुपीज में होना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में आपको रुपीज दिख रहा है। अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड में डॉलर दिख रहा होता तो राइट हैंड साइड में भी जो सारी चीज वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो भी सभी डॉलर्स में होती है। अगर नहीं है तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में यूनिट है वही राइट साइड में भी यूनिट आएगी। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मीटर दिख रहा है, यानी कि लेंथ की यूनिट दिख रही है, तो राइट हैंड साइड में जितनी ये क्वांटिटीज ऐड हुई हैं आपस में, ये सारी की सारी अल्टीमेटली किसमें होंगी? मीटर में ही होंगी। अब कैसे? अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये ए जो है ये भी हमारा मीटर में होगा, ये बीटी जो आपको दिख रहा है ये भी आपका मीटर में ही होगा। अब ये होगा कैसे? आपको टाइम दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड में। ठीक है। और बी की आपको वैल्यू इस तरीके से निकालने की, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो यूनिट बचे वो मीटर में बचे। तो बी की यूनिट इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। ठीक है। तभी क्या होगा? जब बी और टी को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और बीटी की यूनिट आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या बचेगी? मीटर बचेगी। तभी आपने इसको ऐड किया है इसमें। और सी टी स्क्वायर इसी तरीके से जब आप देखोगे सी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी सेकंड का स्क्वायर हुआ होगा, और यहाँ पर आपको लाना क्या? मीटर लाना है। तो ऊपर अगर सेकंड स्क्वायर है तो नीचे आप सेकंड स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दोगे, सो दैट अल्टीमेटली क्या हो? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, और आपके पास ये जो सी टी स्क्वायर है ये आपके पास क्या मिले? मीटर में मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका सी की वैल्यू होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। यस सर। आ गया समझ? यस सर, आ गया। हाँ
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके दोनों सेम यूनिट्स में होनी चाहिए जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और बताओ। सर एक ना डाउट रिलेटिव वेलोसिटी वाले में भी है। क्या डाउट है उसमें? सर आपने बोला था कि जब अपोजिट वेलोसिटीज हमें दी है हाँ तो हम दोनों को प्लस करेंगे। हाँ तो सर जो मॉर्निंग में हमने क्वेश्चन किया था, एक नॉर्थ में जा रहा था और एक साउथ में जा रहा था। हाँ, देखो ऐसा था ना, मैंने आपसे ये बोला था कि प्लस करेंगे वो तब के लिए होगा जब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। अगर आपको मतलब ये ना, जैसे सुबह वाले आंसर, जो सुबह वाला क्वेश्चन था उसमें आपको एक आंसर दिख रहा था -30, तो मैंने आपसे कहा था कि -30 के साथ अगर +30 भी होता तब आपको डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ती। लेकिन मान लो अभी हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के बाद हमें ये पता लग गया कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करते हुए आ रहे हैं, एक की वेलोसिटी यहाँ पर 10 दी है, दूसरे की 20 दी है। अब इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी इनकी 30 होगी, अभी हमें साइन से मतलब नहीं है। अब जैसे ही हमने ऑप्शन देखे वहां पे हमें 30 का एक ही वो जो है ऑप्शन मिला, बाकी सारे मान लो थे 10, 25 और 60 इस तरीके से था, तब आपको यहाँ पर साइन कंसीडर करने की नीड नहीं है। लेकिन क्या है कि -30 +30 जब दोनों दिए तब आपको यहाँ पर साइन कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये करने कैसे पड़ेंगे, मान लो एक सपोज ऐसे दिया था, शायद नॉर्थ डायरेक्शन में दिया था, तो मैं उस क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये था कि भाई दो पार्टिकल है ए और बी, वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वी ए बी का और वी बी ए का वो सेम है। अगर आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो मॉड के अंदर। मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अभी जब आप मोशन इन अ प्लेन पढ़ोगे तब आप जब वेक्टर पढ़ोगे ना, तो वेक्टर में जब रिजल्टेंट निकालते तो उसको भी मॉड में लिखते हैं, मॉड आर करके, मॉड आर इज इक्वल टू अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है मॉडुलस का। तो मॉड इसमें यहाँ पर बराबर है, यानी कि स्पीड बराबर है, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू या जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो हम उसको मॉड में इस तरीके से शो कर सकते हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए, दोनों का मॉड। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें ये बोली थी कि, अच्छा यही वाला क्वेश्चन था, दूसरा वाला था? सर दूसरा क्वेश्चन था। कौन सा वाला था? क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है ठीक है, चलो तो ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, 69। मैग्नीट्यूड जब सेम दिया तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब इसमें यहाँ पर ये दिया था कि अ पर्सन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ ये जो है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, और ये लिखा था इसमें, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, तो ये साउथ की तरफ मूव कर रही है, और जो यहाँ पर कार की वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने पर्सन के लिए पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह पूछा था कि ये क्रॉस कर रही है, तो आपसे पूछा था कि वेलोसिटी कितनी होगी ऑफ द कार रिलेटेड टू द पर्सन। तो जो चीज आपको स्टेटमेंट में लिखी है, जैसे आपसे पूछा गया वही नोटेशन आपको इस तरीके से दिखानी है। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है कि वेलोसिटी कार की कितनी है पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, VCP यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार, जिसकी पूछी होती है वो पहले लिखा जाता है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन को ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो होगा ये कैसे लिखा, इसको और आगे कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों की ही जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी उसको हम क्या करेंगे, अभी यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ सही है, ठीक है। तो इसको आपने मतलब बीच में आपने नेगेटिव साइन लिखना है, बिकॉज आप यहाँ पर कर रहे हो ये वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में है। उसके बाद क्या है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, साइन चेक करोगे। मान लो आपने नॉर्थ वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो जब भी कभी रिलेटिव मोशन में दो डायरेक्शन दी हो तो उसमें आपको एक को पॉजिटिव लेना है
और दूसरी वाली जो उसकी साइड है उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो मैंने नॉर्थ वाली साइड को यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया और साउथ वाली साइड को यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। तो अब मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी लूंगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और जो मैं साउथ की डायरेक्शन में वेलोसिटी लूंगा उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, तो कार की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, -20, और यहाँ पर ये वाली जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है आपकी -10। ये माइनस यही वाला साइन आ गया है आपका, और ये जो है ये +10 है बेसिकली, ठीक है। तो +10 अंदर होगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ही रहेगा बाहर वैसे का वैसे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपका जब इसको सम करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो -30 यहाँ पर जो वो इसका करेक्ट आंसर है। अब इस -30 से देखो पता क्या लग रहा है, -30 से ये पता लग रहा है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है, इसकी जो डायरेक्शन है ये टूवर्ड साउथ है। तो ये जो नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो साउथ की तरफ होगी, ठीक है। और यहीं पर अगर आप क्या कैलकुलेट कर रहे होते, अगर आप वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार कर रहे होते तो ये आपकी +30 आ जाती। तो +30 का मतलब ये होता कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है विद वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो जब आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हो, जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपका +30 वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, सिर्फ -30 दिया है। तो यहाँ पर आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे के सामने से होते हुए जा रहे हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का सम कर देते हैं। बिकॉज आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके देखोगे तब भी आपका आंसर ये आएगा, लेकिन यहाँ पर विद साइन आएगा। तो विद साइन से आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन जब आप जल्दी में क्वेश्चन कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि भाई सारे के सारे ऑप्शन हमें अलग अलग यहाँ पर दिख रहे हैं, तो अलग अलग दिख रहे हैं यानी कि सेम डायरेक्शन में तो हमें ऐड ही करना होता है, साइन से फिर हमें मतलब नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि साइन वगैरह लगा के जब आप ये करोगे ये पूरा कैलकुलेशन, तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, इस चीज के लिए मैंने आपको बोला था। लेकिन अगर यहाँ पर देखो -30 और +30 आपके ऑप्शन में दोनों होते, तो आपको फिर ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता, उसके बाद आपको यहाँ पर साइन पता लगता कि भाई माइनस का आ रहा है या प्लस का आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में हमेशा इस तरीके से जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला में हमेशा बीच में माइनस आएगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो वेलोसिटी का सम हो जाता है, और जब सेम डायरेक्शन में कर रहे होते तो वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन सही जो तरीका है वो ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया? सर सर मतलब कि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमेशा अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन हो माइनस का ही साइन हाँ, लगाएंगे? बीच में माइनस का ही आएगा, ओके ठीक सर। है। क्योंकि आप यहाँ पर करके देख लो ना। अब मान लो क्या बोलते हैं, मैं इसको सपोज दूसरा केस बना देता हूँ। मैंने कहा कि सपोज ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये कार जा रही है और ये आपका पर्सन जा रहा है। तो इसकी भी 10 है और इसकी 20 है, ठीक है। और ये मान लो नॉर्थ डायरेक्शन है, मैं अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नॉर्थ को मान लो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया। तो अब अगर मान लो मेरे को वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन अगर मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, वो मेरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इनका क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड लिखूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया यहाँ पर 20, और माइनस कर दो कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये प्लस का 10 आया है, इसका मतलब जो यहाँ पर नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ ही होगी। और ये बात देखो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देखो मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड वाले का वेक्टर बनाते हो, ये वाली जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसका आपने वेक्टर बनाया। और दूसरा जो आपका था यहां पर मान लो आपने दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर बना दिया, सपोज ये था आपका वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो आपकी वेलोसिटी इतनी जो दिख रही है यही तो है आपकी नेट वेलोसिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी इधर की तरफ होगी, नॉर्थ वाली डायरेक्शन, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है इस चीज का मतलब। और इसी तरीके से आप वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार निकालोगे तो आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 - 20 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -10 आएगा। इसका मतलब जो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ है, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। समझ आ गया? यस सर, आ गया।
और बताओ भाई। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसके तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। ठीक है, जैसे रेनमैन प्रॉब्लम है करके एक टॉपिक है, रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, वो जेई वगैरह में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के। तो वो करके मतलब ट्राई कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बेसिक यही से यूज होता है वहां पर। ठीक है, अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम जो होता है ना, रेनमैन प्रॉब्लम, कि मतलब बारिश आ रही है और बंदा जो है बारिश में इस स्पीड से भाग रहा है, तो उसको अपना अम्ब्रेला कितने एंगल पे खोलना चाहिए सो दैट कि वो ना भीगे। ठीक है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही होते हैं। बट ये आपके मतलब नीट लेवल में तो मतलब नीट में बहुत रेयरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन पे, और बाकी नर्सिंग वगैरह में भी नहीं आते हैं ये, बाकी जेई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और बताओ भाई, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? सर एक बार इसका फिफ्थ क्वेश्चन समझा दीजिए, फिफ्थ? वर्कशीट 2 का। अच्छा, 1 to 5th। ठीक है, फिफ्थ ये तो मैंने कहा था करने के लिए। चलो, तो यहाँ पर आपको पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर एक्स के टर्म्स में। एक्स के टर्म्स में मतलब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ठीक है, तो ये आपको दिया है बीटा x⁻⁻²n। ये आपको दिया है जहां पे बीटा और एन आपके कांस्टेंट है और एक्स के पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने। तो आपको यहाँ पर बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक्सेलरेशन के। देखो दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो आपको डीवी बाई डी टी आपको पहले से पता है, और एक इसका और एक फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या लिखते हैं, वी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये पता है कैसे आता है? किसने पूछा था क्वेश्चन? यस सर पता है। हाँ ये पता है ना। ठीक है, तो अब हम इसी को यूज करेंगे। तो v को क्या करना है, dv बाई dx से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी देखो हमें v का एक्सप्रेशन जो है x के टर्म्स में दिया हुआ है, तो जिसके टर्म्स में एक्सप्रेशन दिया होता है हम सिर्फ उसी के वेरिएबल में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जिसके मतलब टर्म्स में दिया है, मतलब यहाँ पर जो मेन क्वांटिटी वो आपकी x है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन बनाया गया है, और ऊपर से ये भी बोला गया कि भाई बीटा और n जो है वो हमारे कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन सा बचा, वेरिएबल बचा x, और उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर टाइम का वेरिएबल है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब टाइम से अगर मतलब भी होगा तो उसके एक्सप्रेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया वो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के टर्म्स में दिया गया, तो हम उसी के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट करते हुए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा x⁻⁻²n। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया कि भाई बीटा तो कांस्टेंट है, तो बीटा मल्टीप्लाई में था, कांस्टेंट था, तो मैंने उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो अब मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा, x⁻⁻²n बचा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, x⁻n वाला फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है भाई, बीटा x⁻n का जो डिफरेंशिएशन होता है x⁻n-1, फिर सॉरी n x⁻n-1, तो n यहाँ पर कितना हो गया, -2n हो जाएगा, क्योंकि आप -2n को आप पूरा n कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो n हो गया, उसके बाद x, वेरिएबल यहाँ पर x है तो x ही लिखेंगे, फिर x की पावर n-1 का मतलब -2n-1, ये हो गया। उसके बाद अब -2n ये आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो -2 बीटा n ये आपने लिख लिया। ठीक है, ये आ गए, और x की पावर में आपके पास क्या बचा, -2 टू दी माइनस सॉरी x की पावर में -2n-1। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर है। अब ये वाला आंसर देख लो कौन से वाले ऑप्शन से मैच हो रहा है आपका, बीटा स्क्वायर भी आ रहा है। अच्छा सॉरी, अभी आंसर नहीं आया है। ये जो dv बाई डी एक्स की वैल्यू आई है ना, अब आप इसे क्या करोगे, v से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो ये dv बाई डी एक्स है। अब आपको जो एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन का आपके पास क्या फॉर्मूला था, आपको v को मल्टीप्लाई करना था dv बाई डी एक्स से, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, उसे हम v के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v जो था वो था हमारा b x⁻⁻²n, तो b मतलब बीटा x⁻⁻²n, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जो अभी आपने क्वांटिटी निकाली है -2, फिर बीटा, फिर x⁻⁻²n,
-1। ठीक है, अब ये बीटा है एक और ये एक बीटा है, तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। पहले मैं -2 लिख लेता हूँ, -2 हो गया, ये बीटा इंटू बीटा कितना हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अब आप देख सकते हो ये x की पावर -2n है, x की पावर -2n - 1 है। तो देख सकते हो बेस यहाँ पर सेम है, दोनों x है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2n, प्लस करोगे -2n - 1, तो प्लस के साथ ये माइनस जब आएगा तो माइनस ही साइन रहेगा, तो -2n ही हो गया और ये -1 हो गया। बस अब कुछ नहीं बचा इसमें, -2 हो गया, फिर बीटा स्क्वायर, फिर x की पावर -2n कितना होगा, -4n हो जाएगा, और ये -1 बचा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो हो जाए, अच्छा n भी तो बचा, एक n रह गया यहाँ पर, ये एक n भी था। ठीक है, -2 बीटा n यहाँ पर ये था ना, तो ये n भी लिख दिया मैंने, तो -2 बीटा n, सॉरी -2 बीटा स्क्वायर n, फिर x की पावर -4n - 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी में आपको ये वाला आंसर दिख जाएगा। ठीक है, आगे समझ। यस सर। ठीक है, चलो, और बाकी लोग यहाँ पर मेले में आए हैं, बताओ भाई, बाकी लोग कुछ पूछ लो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। सर बताओ। सर एक क्वेश्चन है कि an object is moving with a uniform acceleration. Its velocity after 5 seconds is 25 meter per second, and after 8 seconds is 34 meter per second. Find the distance traveled by the object in the 12 second. अच्छा, तो एक काम करना ना, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ना मेरे को उसमें भेज देना ग्रुप में। ठीक है, यस सर। हाँ, चलो फिर उसको डिस्कस। अभी हाँ भेज दो, अभी भेज दो। ठीक है, और बाकी लोग और बताओ। वैष्णवी, आपको कोई डाउट नहीं है? सर एक क्वेश्चन था जो आपने सबसे पहले टेस्ट लिया था उसमें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d अपॉन dx, फिर ब्रैकेट में था sin x क्यूब cos x स्क्वायर। अच्छा रुको, मैं खोल लूँ उस क्वेश्चन को एक बार। कौन सा क्वेश्चन था, एक बार बताना फिर से, किसका d/dx था? सर d अपॉन dx, फिर ब्रैकेट में sin x क्यूब cos x स्क्वायर। sin x क्यूब फिर cos x स्क्वायर। अच्छा, ये sin x क्यूब भी था या sin क्यूब x था? सर क्यूब है। अच्छा अच्छा, मिल गया क्वेश्चन, sin x क्यूब cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर देखो दो चीजें यूज होनी थी आपकी। पहली तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होना था। ठीक है, पहली चीज तो ये था कि प्रोडक्ट रूल यूज होगा, बिकॉज यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिए, मान लो मैंने एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, तो u डॉट v का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए क्या होता है प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो पहला तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दूसरा यहाँ पर चेन रूल लगेगा, बिकॉज यहाँ पर साइन x की पावर 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक बार साइन के अकॉर्डिंग, मतलब x क्यूब को आप कैपिटल X मान लोगे, फिर साइन x का आपको पता है cos x होता है, और उसके बाद x क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसे करके देख लेते हैं।
तो ये आपके फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा, साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक सेकंड रुकूंगा। साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट रूल तो आपने ये लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, साइन एक्स क्यूब ये ऐसी का ऐसी रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को मैंने कैपिटल एक्स मान लिया और कॉस एक्स का मेरे को डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स कर दिया और कैपिटल एक्स मैंने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को माना था, तो वही मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो पहला मेरा पार्ट यहाँ पर इसका कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं कॉस के आगे अंदर जाता हूँ तो मेरे को एक्स स्क्वायर दिखाई देता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, और ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एज पर चेन रूल, ठीक है। अब ये सेकंड कॉस स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स क्यूब को, तो सेम यहाँ पर मेथड अप्लाई करेंगे। तो साइन एक्स क्यूब का साइन एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को मैं क्या मान लूंगा, एक्स क्यूब को मैं कैपिटल एक्स मान लूंगा, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो कॉस एक्स, अब एक्स किसको माना था, मैंने एक्स क्यूब को माना था, तो एक्स क्यूब ऐसे ही हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब लिख दिया, तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया। अब जैसे ही मैं साइन के अंदर देखता हूँ तो मेरे को एक्स क्यूब दिखाई देता है, तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर, बस खत्म। अब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, ये 2 मैंने पहले लिख लिया, x लिख लिया, माइनस का साइन बाहर लगा दिया, और उसके बाद साइन एक्स स्क्वायर हो गया इंटू साइन एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद प्लस, फिर 3 लिखा, एक्स स्क्वायर हो गया, और उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये देख सकते हो कौन सा वाला है, बी या सी में से होगा, क्योंकि उसी में माइनस का दिया हुआ है। तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। माइनस वाला टर्म पीछे लिख सकते हो और प्लस वाला आगे ले जा सकते हो, तो सेम आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। समझ आ गया सर? सर ये जो सेकंड चैप्टर का वर्कशीट फर्स्ट वाला दिया था ना, तो उसमें एक 7th क्वेश्चन था ग्राफ से रिलेटेड, तो एक बार वो समझा दीजिए। ग्राफ से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था, या तो मेरे को क्वेश्चन नंबर बता दो। 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, चार्ट। फर्स्ट वाली, जो फर्स्ट वाली वर्कशीट थी उसका या सेकंड वाली का? सर जो आपने फर्स्ट भेजी थी। अच्छा चलो देखता हूँ मैं, फर्स्ट वाली,
ये जो था द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बताओ ये था क्या रेशमा? मैं आपको भेजती हूँ क्वेश्चन। ठीक है फिर भेज दो। और बाकी लोगों का कुछ डाउट नहीं है क्या? ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन भेजा था ना शिवानी, आपने क्वेश्चन भेजा था ना एक अभी ग्रुप में, तो देखो ये क्वेश्चन में आपको मैंने एक nth सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का। यस सर। उसको यूज किया आपने इसमें? यस सर किया था। तो फिर दो इक्वेशन बनी होंगी। सर ए और यू तो निकला था मेरा, उसके बाद फिर जब इक्वेशन यूज की उसके बाद आंसर नहीं आया था। अच्छा चलो फिर इसको अभी कर लेंगे, तो मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, तो वही इसमें यूज करना है nth सेकंड के दोनों, उसमें वो लगा के जो दोनों कंडीशन दी है आपकी 5 सेकंड वाली और 8 सेकंड वाली, वो यूज करके फिर आपको जो u और a की वैल्यू मिलेगी उसको फिर आपने 12 सेकंड में लगा देना। बस यही तो करना था। चलो अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, और कौन भेज रहा था क्वेश्चन? रेशमा ने भेजा है। अच्छा, a car start from this position which represent। हाँ तो देखो इसमें क्या है ना रेशमा की t इक्वल टू 0 सेकंड से स्टार्ट करा, उसके बाद स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है यहाँ पर लिखा था कि 18 सेकंड तक रहती है। तो इसका जो आंसर था ना वो फर्स्ट वाला था। देखो कैसे था ना, ये इस तरीके का ग्राफ था ये। तो उसमें मतलब कुछ ऐसा था ना कि जब आप यहाँ पर देखोगे कि पहले क्या हो रहा है, 10 सेकंड तक स्पीड बढ़ती जा रही है, तो 10 सेकंड तक ये ग्राफ जो है इस तरीके से उठ रहा है ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट जो आपका बढ़ता जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद क्या था कि 10 सेकंड से 18 सेकंड के बीच में ये बोला गया था कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर अगर आप देखोगे इस लाइन का स्लोप ये इतने पार्ट में 10 से 18 सेकंड के बीच में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बिकॉज स्ट्रेट लाइन क्या बताता है हमें कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि स्पीड उसकी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद लिखा था कि ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक अप्लाई कर देंगे वापस से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो वेलोसिटी है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लग जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। या अगर आप स्लोप की भी बात यहाँ पर करोगे तो स्लोप जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर नेगेटिव स्लोप दिखाई देगा, मतलब इस तरीके का स्लोप दिखाई देगा आपको एक्सटी ग्राफ में यहाँ पर इस वाले पोर्शन में। तो बस यही था इस ग्राफ में। और बाकी दूसरे ग्राफ में तो देखो सेकंड वाले ग्राफ में आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है और थर्ड वाले ग्राफ में आपका कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। तो इसलिए फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो अभी 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जितने क्वेश्चन है अपने देख कर रख लो, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 6:20 पे वापस से मिलते हैं। बाकी जिसके जो डाउट्स हैं देख कर रख लो जल्दी से।